नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2014 में पीएम मोदी अच्छे दिनों के वादे के साथ केंद्र की सत्ता में आए थे। उम्मीद के साथ शुरू हुआ ये सफर पहले भरोसे में बदला और फिर निरंतरता के साथ आगे बढ़ा। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि इन 12 वर्षों में आम आदमी के जीवन में समाज के अलग अलग वर्गों और क्षेत्रों के संदर्भ में कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिले। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान जो समय, समाज और राजनीति पर अपनी गहरी नजर रखते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन लालचंद जी मौजूद हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संजीव कंडवाल जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, तो हम केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल के पूरा अवसर पर ये बातचीत कर रहे हैं और सबसे पहला सवाल मेरा आप दोनों से यही रहेगा कि किस तरह से आप इन 12 वर्षों को देखते हैं। आम आदमी के जीवन में जो बदलाव आए, उनके जीवन के अनुभवों के लिहाज से क्या कुछ बदला इन 12 वर्षों में? पवन जी। देखिए, जिस तरह से आपने जो बहुत अच्छा प्रोग्राम का एक तरह से इंट्रो भी रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 12 वर्ष थे, इसको देखा जाए तो ये जो आम आदमी के जीवन में सुधार लाने के लिहाज से बड़े क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। चूंकि अब सिलसिलेवार तरीके से हम इस चर्चा में आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन मोटा मोटी अगर हम कहें तो एक टर्म यूज की जाती है जैम ट्रिनिटी, यानी कि जनधन, आधार और मोबाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रिजीम में 12 सालों में अगर आप देखेंगे कि जनधन के खाते यानी करीब आधी से ज़्यादा आबादी बैंकिंग सिस्टम से ही नहीं जुड़ी हुई थी। 55-56 करोड़ लोगों को जनधन के खाते के जरिए जोड़ा गया, आधार से उसे लिंक किया गया और फिर मोबाइल से लिंक किया गया। यानी कि उसके बाद फिर बनती है डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो डीबीटी, यानी कि 55-56 करोड़ लोगों के खाते में सीधे किसी भी सरकार का कोई भी छोटा मोटा भी बेनिफिट है या बड़ा बेनिफिट है, सीधे आपके अकाउंट में जा रहा है। आप जानते हैं, एक ज़माने में कहा गया था कि भारत में दिल्ली से 100 रुपये अगर निकल के चलते हैं तो ग्राउंड पे 15 से 20 रुपये पहुंचते हैं। अब इस तस्वीर का बिल्कुल इन 12 सालों में अगर मोटे तौर पर देखें तो, मेरे साथी संजीव जी भी चीज़ों को रखेंगे, लेकिन इन 12 सालों में आप देखें तो अगर दिल्ली से 100 रुपये बन के चलते हैं ना, जिसके खाते में जाने हैं, चाहे वो मनरेगा का मजदूर हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि का पात्र किसान हो, या कोई पेंशनर हो, या कोई दूसरा लाभार्थी हो, पूरा पैसा दिल्ली से जो बन के चला वो आपके खाते में पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि ये जो जैम ट्रिनिटी के जरिए, ये जो त्रिमूर्ति के जरिए जो क्रांतिकारी बदलाव आया है, जो मोबाइल क्रांति के जरिए, डिजिटल क्रांति के जरिए बदलाव आया, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बदलाव है। बाकी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बिचौलियों को खत्म करके सीधे बेनिफिशियरी तक पहुंचने की कोशिश की है। हम आम जनता तक वो जो 100 रुपये निकला तो 100 रुपये, 1 रुपये निकला तो 1 रुपया आम आदमी के खाते में ये सीधे तौर पे पहुंचता है। संजीव जी, आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया होगी? किस तरह से देखते हैं आप इन 12 वर्षों को? जी, मुझे लगता है कि एक नया टर्म इन 12 वर्षों में तैयार हुआ है कि लाभार्थी वर्ग। मोदी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि इसने जो बहुत ही जो नीडी जो हमारा वर्ग का समुदाय था, उसको हर तरीके से लाभार्थी वर्ग में तब्दील किया। चाहे वो महिलाएं रही हों, चाहे वो हर तरीके से जो एकदम बॉटम लाइन का जो व्यक्ति था, उसको एक बड़ा लाभार्थी वर्ग में बदला है। वो लाभार्थी वर्ग में इसीलिए बदला है कि जो योजनाएं थी वो सीधे अब दिल्ली से प्लान हो रही हैं और सीधे वो लाभार्थी तक पहुंच रही हैं। पहले होता क्या था कि बीच में एक तंत्र होता था, जैसे कि पवन जी ने कहा है, आधा खर्चा तो उस तंत्र को बनाने में या तंत्र में ही कहीं ना कहीं खर्च हो जाता था। तो अब ये हुआ कि वो तंत्र साइड में है, वो काम कर रहा है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के जरिए या तमाम इनोवेशन के जरिए इस रूप में काम हुआ है कि जो पैसा दिल्ली से जा रहा है वो सीधे लाभार्थी के पास पहुंच रहा है। तो इसलिए एक बड़ा लाभार्थी वर्ग बड़ा है। वो हर क्षेत्र में बना है, चाहे वो किसान में हो, चाहे वो महिलाओं में हो, चाहे वो युवाओं में हो, किसी को एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, स्टार्टअप्स करना है, हर वर्ग का को सीधे जो है केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभ मिला है, जो पहले उस रूप में नहीं मिल पा रहा था। योजनाएं तो पहले भी थी, लेकिन वो डिलीवरी उतनी फास्ट नहीं थी, उतनी क्लियर नहीं थी। जो चेंज आया है, मुझे लगता है कि डिलीवरी फास्ट हुई है और जो है उनके टारगेट्स बहुत क्लियर हुए हैं, वो टारगेट्स अचीव कर रही हैं सारी योजनाएं। बिल्कुल, तो डिलीवरी फास्ट हुई है और टारगेट अचीव कर रहे हैं। और ये टारगेट जैसा शब्द है, हमारे पास एक लक्ष्य है जिसको निर्धारित करके हम काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पवन जी, अगर आम आदमी के लिहाज से हम बात करें, आपने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया, जनधन खातों का जिक्र किया, वो कौन कौन सी बड़ी योजनाएं देखते हैं जिसका फ़ायदा सीधे आम जनता को मिला है, उसको घर बैठे मिला है, जिसके लिए कभी उसे बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी? वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसको आप
इन 12 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर देखेंगे? देखिए, एक पूरी श्रृंखला है। जिस तरह संजीव जी ने जो कहा है कि ये जो गवर्नेंस है पिछले 12 साल का, ये शासन है, ये लाभार्थी वर्ग को केंद्रित शासन है। यानी कि एक लाभार्थी वर्ग, ये नहीं कोई किसी तरह का आप उनको बेनिफिट दे रहे थे अनुचित, ये वो वर्ग था जिसे बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत नीडी वर्ग था। चाहे फिर वो मनरेगा का मजदूर हो, चाहे फिर वो किसान हो, जिसे भी थोड़ा 6,000 रुपए जब हर साल जब उसको मिल रहे हैं तो इससे वो बहुत सारे अपने काम, खाद बीज के बहुत सारे काम निपटा ले रहा है। इसी तरह जो पेंशनर्स, जिन्हें पेंशन नहीं मिलती थी, आपकी पेंशन कोई और लेके चला जाता बिचौलिया, अब सीधे पेंशन मिल रही है। चाहे फिर वो विडो की पेंशन हो, चाहे फिर किसी को बेरोजगार के तौर पे कुछ भत्ता मिल रहा है, कोई दिव्यांग को कुछ मदद मिल रही है, ये सीधे उसके खाते में मिल रही है। जहां तक योजनाओं की आपने बात की, तो आप जानते हैं कि 55 से 60 करोड़ लोगों को जनधन के जरिए बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, मुफ्त में उनका खाता खोल करके जो भी बेनिफिट अब उनके खाते में जा रहा है। उसके अलावा उज्ज्वला योजना के जरिए आप जानते हैं कि 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी तैयार करना, खासतौर पे क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो देश का जो स्ट्रक्चर रहा है डेवलपमेंट का, उसमें महिला को, आधी आबादी को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिला था। लेकिन इस सरकार ने पिछले 12 सालों में फोकस किया, क्योंकि सबसे बड़ा अगर लाभार्थी कोई है तो मोदी रिजीम में महिला ही है। विभिन्न योजनाओं के जरिए, तो उज्ज्वला के जरिए 10 करोड़ घरों तक एलपीजी का सिलेंडर पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा किसान सम्मान निधि की आप बात करिए, तो योजनाएं बहुत सारी हैं। और फिर जिनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि उसमें एक टारगेट किया गया कि ये लक्षित वर्ग है, इस वर्ग तक हमें पहुंचना है, उसका फिर फीडबैक भी लेना है। तो जो बिचौलिया तंत्र जो खत्म हुआ है, तो उससे उज्ज्वला के सिलेंडर भी वहीं तक पहुंचे जिस गृहिणी तक पहुंचाने थे। और जिस तरह से जनधन के खातों के जरिए मनरेगा का पैसा उसी मजदूर तक पहुंचना जो मजदूरी कर रहा था। कोई इसमें ग्राम प्रधान अब वो पैसे नहीं खा सकता, कोई गांव का बड़ा कोई जो ठेकेदार है वो पैसे नहीं मार सकता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो क्रांतिकारी बदलाव आए, उनको फिर डिजिटल कनेक्टिविटी देख करके, यानी कि आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ करके, आधार से जोड़ करके सुनिश्चित किया गया कि जिसको लाभ दे रहे हैं उसे लाभ मिलेगा। एक्चुअल में तो मुझे लगता है कि ये बड़ा क्रांतिकारी, तो तकरीबन सभी वर्ग जो हैं, समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, उनको टारगेट करके ऐसी योजनाएं लाएंगे ताकि वो जो समस्या है उस पर काम किया जा सके। संजीव जी, हम किसानों की बात करें, क्योंकि देश की एक बहुसंख्यक आबादी है जो किसान है देश में और राज्य में, और अगर जीडीपी के लिहाज से देखें तो भी जो खेती है उसका जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। किसानों को खासतौर पर आप किस तरह से देखते हैं? कई सारी स्कीम का अभी पवन जी ने भी जिक्र किया था। किसानों के लिहाज से ये 12 वर्ष किस तरह के रहे? किसानों के लिहाज से भी एक बड़ा क्रांतिकारी काम तो यही हुआ कि सरकार ने जो किसान सम्मान निधि थी वो शुरू की। वो 6,000 भले ही कम लगती हो हमको यहाँ पर शहरों में बैठ कर के, 6,000 कुछ भी नहीं होती, लेकिन गांव में एक किसान के लिए, एक बहुत ही जो कम आय वर्ग का किसान है, उसके लिए वो 6,000 भी एक मायने रखते हैं। इसके अलावा खेती किसानी में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, चाहे यूरिया का उपलब्धता हो या दूसरे फर्टिलाइजर है उसकी उपलब्धता हो। उसमें जो सब्सिडी का खेल होता था वो सरकार ने काफ़ी उस पर रोक लगाई, उसको मिसयूज़ किया जा रहा था। तमाम इंडस्ट्रीज़ में जो हमारे जो फर्टिलाइजर आते थे उसको रोक लगाए, तो उसका लाभ अधिकतम किसान को मिला। बहुत सारी स्कीम हैं, चाहे वो सिंचाई की रही हों, चाहे वो बीज की रही हों। इवन की सरकार ने ये प्रयास किया है कि आप अपनी मिट्टी की जांच कराएं। सरकार किसानों से कह रही है कि अपनी मिट्टी की जांच कराएं, मिट्टी आपकी कितनी स्वस्थ है उस हिसाब से आप बीज बोइए। ये सब काम हुए हैं। अभी मैं पिछले साल की बात, एक सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाया था कि देश भर के सभी ग्राम पंचायतों में तमाम कृषि अधिकारी पहुंचे थे और किसानों के बीच जाकर उन्होंने पूछा था कि आपकी क्या समस्या है, उसको कैसे ठीक किया जाना है। ये एक बड़ा अचीवमेंट था, बड़ा रीच आउट प्रोग्राम था कि किसानों के बीच में अधिकारी जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। अब तक तो होता यही था कि मंत्रालय से योजनाएं बन रही हैं, वो फिर नीचे आ रही हैं और कहीं भी उसका कोई कनेक्ट नहीं हो पाता था। उल्टा हो गया यहाँ पर, कोई कनेक्ट। इस बार पहली बार हो रहा है कि अधिकारी, और मैं देख रहा था कि आईएएस अधिकारी तक, सचिव स्तर के अधिकारी तक, सीनियर मोस्ट आईएएस तक गाँव में गए हैं। भारत के सभी ग्राम पंचायतों को इस अभियान के जरिए जोड़ा गया। तो एक बड़ी बात थी कि किसानों के बीच में या आम आदमी के बीच में जाकर अधिकारी जा रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी स्कीम थी, ड्रोन्स के जरिए, ड्रोन दीदी का एक प्रयोग किया है मोदी जी ने, तो वो खेती किसानी में ही प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स रही हैं जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति में इस 12 सालों में निश्चित तौर पर एक उनकी मजबूती उनकी आर्थिक स्थिति में आई है। और इसमें संजीव जी एक दो चीज़, जैसे फसल बीमा योजना है, फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री मोदी की रिजीम का एक बहुत बड़ा स्टेप है। अब किसानों को एक बहुत बड़ा संबल है कि अगर उसकी फसल किसी वजह से प्राकृतिक कारणों से बर्बाद हो जाएगी तो फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस तरह की मतलब बहुत सारी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन राज्यों में संजीव जी जो झगड़े रहते थे
इसकी जो समर्थन मूल्य को लेकर के, इसमें बहुत त्वरित काम हुआ है, चाहे गन्ने का समर्थन मूल्य की बात हो या गेहूं से लेकर के दलहन दालों से लेकर के। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा एक प्राग्मेटिक वे में लिया गया है और महंगाई से जोड़ करके उसको कोशिश की है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की रिजीम में नारा यही था कि हमको किसानों की आमदनी दोगुना करनी है। तो उस दिशा में काफ़ी स्टेप्स लिए हैं और जिस तरह जो संजीव जी ने बताए हैं कि एग्रीकल्चर को फोकस किया गया है, किसान को फोकस में रखा गया है। तो और जो सम्मान निधि तो अपने आप में एक तरह से, क्योंकि ये वो किसान, मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ, वो एक लिक्विडिटी है। आपके खाते में जब 6,000 रुपये आ जाएंगे तो क्योंकि किसान को रहता है कि 6 महीने के लिए उसने फसल लगाई है, फसल को वो पूरा पकाएगा, फिर वो बेचने के लिए मंडी में जाएगा, फिर उसे पैसा मिलेगा। 6,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गया, आपने झट से कोई खाद खरीद लिया, कोई बीज खरीद लिया, कोई तात्कालिक तौर पर अपना बिजली का बिल ही भर दिया, इस तरह करके आपने तात्कालिक अपनी जरूरत पूरी कर ली। तो ये बड़ा काम की, मतलब एक तरह से उनके लिए मददगार साबित होती है। और एक तरह से एक किस्म का सम्मान और स्वाभिमान भी जुड़ा है किसान के साथ। और अगर हम जेंडर पर्सपेक्टिव से बात करें, महिलाओं के लिहाज से बात करें, तो महिलाओं के लिहाज से, क्योंकि सुरक्षा तो एक सवाल था ही, इसके साथ ही आत्मनिर्भर होना, सशक्त एक महिलाओं की आवाज़ को सशक्त करना, इस लिहाज से आप क्या कुछ देखते हैं इन 12 वर्षों को? देखिए, आप जानते हैं कि जिस तरह हमने शुरू में भी चर्चा की कि मोदी रिजीम में, मोदी सरकार में महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको लेकर के योजनाएं भी बनी हैं। आप जानते हैं उज्ज्वला के जरिए फोकस ही महिलाओं के ऊपर था और इसलिए जेंडर बजटिंग को बढ़ने की बात रही हो या महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर के बहुत सारे, जिस तरह से संजीव जी ने जिक्र किया, हम उत्तराखंड में बैठे हैं, संजीव जी लखपति दीदी योजना हमें चला रहे हैं, योजना एक बहुत बड़ी उसका। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं जो महिला केंद्रित हैं, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने महिलाओं को लेकर बजटिंग की व्यवस्था की है, तो चाहे उत्तराखंड सरकार लखपति दीदी योजना लेके आई हो, किसी राज्य में दूसरी योजना है, बिहार में दूसरी योजना, वो क्रांतिकारी योजना भी साबित होती है, वहाँ चुनाव में बड़ा गेम चेंजर साबित होती है। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार में इन 12 वर्षों में महिलाओं को खासा फोकस किया। अगर सबसे बड़ी बात ये, चाहे उज्ज्वला के जरिए नहीं, जनधन खातों के जरिए भी प्रायोरिटी महिला को दी गई, यानी घर की जो महिला है यानी उसी को मालिक माना गया है। तो यानी कि योजना का सीधा बेनिफिट महिला को दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि घर में पैसा आया और पुरुष ने उठा करके उनको गलत यूज कर लिया, चाहे नशा कर लिया, दूसरी कर लिया, महिला के खाते में पैसा जा रहा है। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा ये जोड़ना चाहूंगा कि ज्यादातर जो योजनाएं थी उनका लाभ चाहे वो किसी भी रूप में वो महिलाओं को मिली है। अब शौचालय बनाने की बात थी, शौचालय का इस्तेमाल तो सभी परिवार ने किया, लेकिन वो महिला की गरिमा से जुड़ा हुआ सवाल था, तो उसका लाभ महिला को मिला। इसके अलावा चाहे वो पीएम आवास योजना के तहत पक्की छत देने की बात हो, छत भी परिवार भी पूरा सभी जो है पक्की छत का, पक्के घर का सुविधा उनको मिलती है, लेकिन महिलाओं के लिए इन सब चीज़ों का एक अलग महत्व हो जाता है, उनकी गरिमा के लिहाज से, उनकी सुरक्षा के लिहाज से एक अलग उसका एक महत्व हो जाता है। तमाम योजनाएं हुई, चाहे उज्ज्वला रही हों, सभी योजनाओं में महिला एक बड़ा लाभार्थी वर्ग बन के उभरी, वो ऑटोमेटिक बन के आई, चाहे उसमें महिला फोकस रही हो या नहीं रही हो, लेकिन उसका लाभ अंततः महिला को मिला है। इवन आयुष्मान योजना भी उनमें महिला के नाम पीएम आवास में तो महिला के नाम पे ही जो है ये पहली शर्त रहती है कि मकान महिला के नाम पे दिया जाएगा। अगर महिला परिवार में है तो महिला के नाम पर मकान दिया जाएगा। बिल्कुल, छोटे छोटे जो इनोवेशन थे उससे काफी इससे चेंज आया है। जी, महिलाओं पर बहुत फोकस किया गया, बल्कि मुझे जो खास तौर पे जो समझ में आया कि जो छोटे शहरों में महिलाओं के लिए छात्रावास बनाने की बात की गई, जिससे कि वो शिक्षा के लिए भी आगे आ सकती है और अपने करियर के लिहाज से भी आगे बढ़ सकती है, वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह का डेवलप करने का काम किया गया। और ये एक और खास इस तरह से भी समय रहा, अगर इन 12 वर्षों को हम देखें तो जो तीसरा जेंडर जिसे हम कहते हैं, उनके लिहाज से भी अगर हम बात करें तो एक तरह से उनको भी समाज में स्वीकार्यता बढ़ी है। तीसरे जेंडर के लिहाज से आप क्या कुछ बदलाव देखते हैं इन 12 वर्षों में? तीसरे जेंडर के लिए भी बहुत सारे चेंज रहे हैं। एक तो अब समाज में वो सहजता आई है कि तीसरे जेंडर को लेकर जो पहले असहजता थी समाज में, वो असहजता अब धीरे धीरे करके कम हो रही है। उस हिसाब से अब समाज चीज़ों को स्वीकार भी कर रहा है, अच्छी बात है। सरकार के लेवल से भी हम देख रहे हैं कि अब तमाम जगह तीसरे जेंडर्स को एक मान्यता मिल रही है, चाहे फॉर्म भरना हो किसी भी रूप में तो महिला पुरुष नहीं, एक तीसरे जेंडर के कानून भी है, एक कानून भी है तीसरे जेंडर के रूप में। कि इवन यहाँ तक संजीव जी मैं जोड़ना चाहूँगा, जो नालसा का जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का 2014 में, वो इसी रिजीम में आया। 2019 में एक थर्ड जेंडर के तौर पर उनको स्वीकार किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह संजीव जी, जो थर्ड जेंडर को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, बैकवर्ड सेक्शन में मतलब आरक्षण भी दिया गया। अगर वो सरकारी सेवाओं में अगर जाते हैं तो उनको उसमें रिजर्वेशन भी मिलेगा। तो ये एक अच्छा स्टेप हुआ, उनको एक सामाजिक तौर पर सम्मान देने की बात हुई, क्योंकि हम सामाजिक तौर पर उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे
निर्धारित हो, तो सरकार ने कोशिश की है कि थर्ड जेंडर को भी समाज में वही सम्मान और वही स्वीकार्यता मिले और अवसर भी मिलेंगे जो शिक्षा में, समाज में और एक खुलकर जीवन जीने की बात है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है अगर हम उस वर्ग की आकांक्षाओं को देखें तो। और अगर आगे बढ़ें, जिस तरह से हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका फायदा हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से ही मिला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आज हम चाहे रेडी वाले को भुगतान करते हैं या किसी बड़े शोरूम में जाकर के शॉपिंग करते हैं, तो भी हम डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल भुगतान करने वाला देश बन गया है। तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, आर्थिक लिहाज से भी ये उपलब्धि है अपने आप। कल्पना करिए ना कि क्या 2014 से पहले हम कल्पना कर पा रहे थे कि हम तीनों यहाँ प्रोग्राम खत्म करके चाय पीने के लिए जाएंगे, बाहर किसी टपरी पे बैठकर हम चाय पियेंगे दूरदर्शन के स्टूडियो के बाहर, और आप कल्पना करेंगे संजीव जी मोबाइल निकालेंगे और एक डिजिटल पेमेंट कर देंगे और वो खुशी खुशी स्वीकार करेगा। आप केले की ठेली पे जाएंगे, किसी फल सब्जी वाले के ठेले पे जाएंगे और आप क्यूआर कोड आप देखेंगे। आप कल्पना करिए कि 2025 में सरकारी डेटा है, करीब 25,000 करोड़ रुपए का हमने डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। आप कल्पना करिए जिस देश के अंदर मतलब 70 साल में 2014 से पहले जहां पे 24 से 25 करोड़ लोगों तक इंटरनेट की फैसिलिटी थी, आज 95 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट को यूज करें। लगभग जो व्यस्क आबादी हमारे देश की है, सबके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। हो सकता है किसी के पास, मेरे पास 5G की स्पीड हो सकता है, किसी दूर बैठे गांव में किसी के पास 4G की स्पीड हो, लेकिन सबके पास है। यूपीआई सिर्फ देहरादून में काम नहीं कर रहा, दिल्ली में काम नहीं कर रहा है, ये दूरस्थ गांव में काम कर रहा है। आप धारचूला में भी सामान खरीद के किसी को यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। और कितनी प्राउड की बात है कि यूरोपियन कंट्रीज आपसे सीखना चाहते हैं, भाई आपने इंडिया ने कैसा चमत्कार कर दिया। जी संजीव जी। अब मैं इसमें दो चीजें जोड़ना चाहूंगा। एक तो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आई है और उत्तराखंड के संदर्भ में, देश भर के भी डेटा है उसमें, लेकिन मैंने उत्तराखंड का डेटा अध्ययन किया है, डिजिटल का उसमें डेटा बताया गया है कि उत्तराखंड में अराउंड 86% महिलाओं की पहुंच इंटरनेट तक हो चुकी है। महिलाओं की पहुंच इंटरनेट तक हो चुकी है 86% तक। और रूरल में भी ये आंकड़ा ठीक ठाक है और अर्बन में भी ये आंकड़ा ठीक ठाक है। तो ये इंटरनेट डिजिटल हमारी जो है ताकत भी बताता है और ये भी बताता है कि हमारी महिलाएं इससे एम्पावर्ड हो रही हैं। अब महिलाएं तमाम काम कर रही हैं उससे। मैं दूसरी बात जो अपनी बात कहना चाहूँगा कि जब कोई विदेशी भारत में आता था तो उसके दिमाग में एक तस्वीर होती थी भारत की कि वो कोई सपेरों का देश होगा, वो उसकी फ़ोटो क्लिक करता था, इस तरह से कोई चीज़ें देखता था, कहीं गरीब बस्ती में जाता था। आज कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है तो वो यूपीआई से पेमेंट करता है और उसकी रील बनाता है, वो अपलोड करता है। तो इंडिया की जो चेंज हुआ है, जो इमेज चेंज हुई है कि हम एक सपेरों वाले देश थे, जो विदेशी आते थे उस लिहाज से, उस माइंडसेट के साथ आते थे कि कुछ इस तरह का उसको ठेठ देहाती कुछ चीज़ मिलेगी, किसी बाबा आदम के ज़माने के कोई दृश्य मिलेंगे। अब वो यहाँ पर उनका विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, वो कहीं स्ट्रीट वेंडर से कुछ भी छोटी मोटी चीज़ लेते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं और उसकी रील बनाकर अपलोड करते हैं। वो हमारी अचीवमेंट पे उसमें मोहर लगा रहे होते हैं। पहले वो हमारे मजाक उड़ाते थे, अब वो हमारी अचीवमेंट पे मोहर लगाते हैं, उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ इंडिया उतना आगे बढ़ा है। ये हमारी डिजिटल मतलब जो हमारी जो उपलब्धियां हैं उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी मुझे लगता है इस रूप में। कोविड जैसे दौर में जैसे हमने देखा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य इस क्षेत्र में भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमको बहुत सुविधाएं मिली हैं। बिल्कुल इस रूप में बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ संजीव जी और भी मैं जोड़ना चाहूँ, जैसे सिर्फ हमें ये यूपीआई के इस्तेमाल से या डिजिटल लेन देन के इस्तेमाल से हमने अपनी सुविधाएं नहीं बढ़ाई। आप कल्पना करिए पिछले 12 सालों में संजीव जी 43 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने विभिन्न योजनाओं में अपने लाभार्थी वर्ग को यानी इस देश में लोगों को दिया है। तो आप कल्पना करिए कि जो सरकारी डेटा है, बहुत सारी एजेंसीज का डेटा है कि 4.31 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए बीच में खुर्द बुर्द हो जाता संजीव जी, बिचौलियों के मार्फत या किसी दूसरे भ्रष्टाचार के मार्फत, यानी कि करीब 10% के आसपास पैसा इस यूपीआई और इस डिजिटल पेमेंट के जरिए भी भारत सरकार ने अपना बचाया है। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं और कई बार ऐसा भी लगता है कि विकास जो हमें दिखाई देता है, तो जब अब जो विकास दिखाई देता है, हम अगर सड़कों को देखें, हम हाईवे नेटवर्क को देखें, हम इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को देखें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ये सरकार और ये कार्यकाल जरूर जाना जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर इंफ्रा तो मतलब जैसे कि आपने कहा कि दिखने वाला विकास है। इंफ्रा एक ऐसा होता है कि लोगों को दिखता है, अगर हाईवे है तो वो दिखती हैं या एयरपोर्ट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं। इसमें बहुत शानदार काम हुआ है। फिर वही रहा है कि सरकार ने टाइम कट किया है। पहले एक एक प्रोजेक्ट को कई कई साल लग जाते थे, अब हम देखते हैं कि
सरकार मतलब अचानक आती है कि अब सरकार ये योजना शुरू कर रही है और 2-2.5 साल में उस पर वो शुरू भी हो जाता है, उस पर काम भी मतलब उस पर हम उसका लाभ भी मिलना शुरू हो जाता है हमें। तो न सिर्फ मतलब उसमें ये हुआ कि सड़कें बनी हैं, हाईवेज बने हैं, नेशनल एक्सप्रेसवे बने हैं, बल्कि ये हुआ है कि वो बहुत फास्ट बने हैं। उसमें जो गति आई वो बहुत मतलब अकल्पनीय है, जो पहले भारत जैसे देश में संभव नहीं था, इतने सारे रेड टेप्स होते थे, लेकिन वो अभूतपूर्व काम हुआ है। और सड़कों पे ही नहीं, हम रेल पे बात कर रहे हैं, अब जो है हाई स्पीड ट्रेन चल रही हैं और एयरपोर्ट्स पे काम हुआ है, तमाम बहुत सारे निश्चित तौर पर इंफ्रा का काम बहुत ज़्यादा बड़ा है जी। और बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर देखा जाए तो कहते हैं सड़कें अपने साथ साथ संभावनाएं लेकर भी जाती हैं। और जिस तरह से अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो टूरिस्ट जिस तरह से पहुंच रहे हैं, सड़कें भी विकास का इंजन है, निश्चित तौर पर भी सड़कें विकास का इंजन है अपने आप में जी, बिल्कुल। वहाँ आप देखिए ना, आप पहले आप दिल्ली, जब देहरादून से दिल्ली जाते थे तो आपको न्यूनतम 7-8 घंटे अपना सोच के चलना पड़ता था। आज आप 3 घंटे में दिल्ली जा रहे हैं, 3 घंटे में दिल्ली। यानी आप सुबह यहाँ से अगर आप 5 बजे की वोल्वो पकड़ेंगे उत्तराखंड परिवहन निगम की, तो आप 8 बजे डॉट दिल्ली में ISBT पे होंगे। 4-5 घंटे अपना काम निपटाइए और वहाँ से 2, 2:30, 3 बजे की आप कोई वोल्वो पकड़िए, यहाँ पे आप 6 बजे शाम होने से पहले देहरादून पहुँच जाएंगे। और ये पूरे देश में हुआ है, चाहे फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करिए, चाहे आप ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, देहरादून दिल्ली को, दिल्ली हरिद्वार को जोड़ा जा रहा है। तो यानी कि इंफ्रा के सेक्टर में तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि ये मोदी सरकार में थॉट रखा कि अगर गति से प्रगति, यानी कि अगर हमारी सड़कों पर गति तेज रहेगी तो हम प्रगति भी अच्छी करेंगे। और उसके रिजल्ट अब हम इस 12 साल के बाद जब हम बैठ के सोच रहे तो हम देख रहे हैं किस तरह से, चाहे रेल नेटवर्क हो, चाहे रोड नेटवर्क हो, और इवन एयरपोर्ट्स भी तो आप देखें ना, पहले कहा उड़ान योजना मौजूदा सरकार की एक स्कीम है कि जिसमें ये कि आम आदमी उड़े। और निश्चित तौर पर अब जो है आम आदमी की पहुंच हुई है हवाई सेवाओं तक। पहले वो बहुत एलीट टाइप का माना जाता था, अब हवाई चप्पल वाले निश्चित तौर पर उस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। एयरपोर्ट्स में मतलब हेली सर्विसेज में खासकर काम हुआ है, और पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो छोटे छोटे पिथौरागढ़ जैसी जगह हैं, वहां पर भी आप हेली सर्विसेज का जरूरत पड़ने पर लाभ उठा सकते हैं। और अगर हम कुछ बड़े ऐतिहासिक बदलावों की बात करें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक बड़े लंबे दौर के बाद बदली हैं, जैसे कि नई शिक्षा नीति जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी, जिस पर बात लगातार की जा रही थी, और इसी तरह से GST, एक देश एक टैक्स की बात। तो ऐसे कौन से बड़े ऐतिहासिक बदलाव आप देखते हैं इस रिजीम में जो कि हमें देखने को मिले और जिसका असर भी बहुत शानदार तरीके से देखने को मिले? मुझे लगता है कि GST भी रहा है, और जैसे कि आपने कहा कि नई शिक्षा नीति आई है। हमको नहीं बोलना चाहिए कि 370 जो है देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और आज़ादी के समय से ही ये मुद्दा चल रहा था। ये मुद्दा सेटल किया सरकार ने, और कश्मीर में अब शांति है पूरी तरीके से। कश्मीर अब जो है वैसा कश्मीर तो नज़र नहीं आता है। ये आशंका थी कि 370 के बाद पता नहीं कश्मीर हमारे हाथ में रहेगा भी या नहीं रहेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि कश्मीर अब ज़्यादा शांत है, ज़्यादा स्टेब्लिश है, ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ काम कर। एक तो ये वाला मुद्दा रहा है। GST को निश्चित तौर पर कहा गया कि एक दूसरी आज़ादी है, और उसके लाभ अब मिल रहा है कि GST के रूप में, जिस रूप में सभी राज्यों का कलेक्शन बढ़ा। उत्तराखंड तो उसका साफ साफ उदाहरण हमको नजर आता है। एक बार उत्तराखंड को कहा जाता था कि पता नहीं मतलब उत्तराखंड कैसे अपने खर्चे चलाएगा, लेकिन अब GST कलेक्शन से इतना हमारा हो रहा है कि हम अपने खर्चे अच्छे तरीके से सरकार चला रही है, और उसका लाभ आखिरकार फिर विकास योजनाओं में उसका लाभ मिलता है। GST एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम रही है। नई शिक्षा नीति का रही है। नई शिक्षा नीति में बहुत समय से ये कई सारे प्रयास हो रहे थे कि हम किस तरीके से शिक्षा नीति को देश की ज़रूरत के अनुसार ढालें, या जो आज की चुनौतियां हैं उसके अनुसार तैयार करें। उस पर काम हुआ है। तो ये 2-3 बड़े काम हुए हैं, और भी कई मुद्दों पर मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे बड़े ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं? कानून की भी बात एक बार मैं कहूंगी कि जिस तरह से समय के हिसाब से और जिस तरह की डिजिटल चुनौतियां, उस हिसाब से नए कानून आए। जब BNS का आया है, जैसे IP, अब पूरी जो हमारी जो अपराध की कानून की पूरी प्रणाली थी उसको बदल दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम थे, क्योंकि जैसे संजीव जी ने कहा, जो अनुच्छेद 370 को हटाना अपने आप में ये सरकार के डिटर्मिनेशन को दिखाता है कि कितना बड़ा आपने जोखिम लिया। एक समय में कहा था इसको आप छू नहीं सकते हैं, आप सरकार ने करके दिखाया। फिर जिस तरह जो अपराध कानूनों की जो हमारी पूरी प्रणाली थी उसको चेंज कर दिया गया। आपने नई शिक्षा नीति की बात की, देखिए करीब 3.5 दशक के बाद में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, NEP आई थी, और इसको माना जाता है कि आज़ाद भारत में एजुकेशनल सेक्टर में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का कदम है ये। इसके रिजल्ट्स अभी आने लगे हैं, चाहे भाषा के स्तर पर त्रिभाषा प्रणाली को महत्व देना हो, या जो कोर्सेज है उनको आज के ग्लोबल जरूरतों के हिसाब से डिजाइन करने की बात हो। यानी पहली कक्षा से लेकर PhD
तक का पूरा एक तरह पूरा कायाकल्प करने की कोशिश की गई है। और जहाँ तक जो बड़े बुनियादी निर्णयों की बात की, कानूनों क्या, CAA भी इसी सरकार के दौरान आया, ये BNS भी आया, अनुच्छेद 370 को भी हटाने की बात। और सबसे बड़ी बात जो मैसेज जो इंडिया ने, जो भारत ने जो दिया है, भारत की सरकार ने इन पिछले 10-12 सालों में जो देखने में आया कि वो सामरिक लिहाज से किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ करने की मुद्रा में नहीं है। फिर चाहे हमें एयर स्ट्राइक करना हो, सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, ऑपरेशन सिंदूर का मसला रहा हो, यानी कड़े फैसले लेना, निर्णायक फैसले मजबूती से लेना। और उनके जरिए पूरी दुनिया को भी एक मैसेज गया है कि भारत वो नहीं है कि आप उनको थोड़ा किसी मामले में झुका लेंगे, दबा लेंगे। भारत की सरकार है, वो मजबूती से निर्णय लेगी। अगर सीमा पार से कुछ भी होगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो यानी कि हम जब मोदी सरकार के 12 सालों की बात करें तो जो सामरिक लिहाज से रक्षा सेक्टर में सबसे बड़ी बात ये, जब हम दिल्ली और देहरादून के नज़दीक जाने की बात क्यों, हम ये भी तो करें, हमने कहाँ कहाँ सुरंगें बना दी। हम अपने जो पूरा हमारा जो लद्दाख का एरिया था जहाँ पे हमें बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हमने यानी कि जो बॉर्डर एरिया में डिफेंस स्ट्रेटजिक लिहाज से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ इन 12 सालों में, वो पहले कभी नहीं हुआ था। कि आज आप यहाँ से उठ करके हमारे किसी भी बॉर्डर एरिया में बड़े से बड़े जो ऑपरेशनल जो आर्मी के वेपन्स को ले जा करके जा सकते हैं। तो मुझे लगता है इस सरकार ने सामरिक लिहाज से भी इंफ्रा को बॉर्डर एरियाज में खड़ा करने का बहुत बड़ा एक तरह से निर्णायक जो कदम उठाया। और इसी तरह से फिर सीमांत क्षेत्रों का विकास हुआ। और फिर आपने G20, आपने एक संजीव जी हम भूल रहे हैं, G20 जैसा इतना बड़ा एक ग्लोबल हमने इवेंट अपनी ऑर्गेनाइज किया सफलतापूर्वक। उत्तराखंड भी उसका पार्टिसिपेंट रहा और भारत की सरकार ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम G20 जैसे बड़े आयोजन के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल। तो कई महत्वपूर्ण फैसले और कई महत्वपूर्ण बदलाव, अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात कर रहे हैं और रक्षा क्षेत्र में किस तरह से भारत आत्मनिर्भर हुआ है, चाहे वो R&D के टर्म्स में हम बात करें, किस तरह से शोध नवाचार, और जो हम पहले इंपोर्ट पर डिपेंड करते थे, किस तरह से एक MSME और उद्यमिता आई है रक्षा क्षेत्र में भी, वो भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। बिल्कुल। मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो भारत का इस बीच जो रक्षा जो उत्पादन है वो 40% करीब बढ़ा है। और भारत अब कई देशों को मतलब अपना रक्षा निर्यात कर रहा है। पहले हम लगभग 100% ही जो आयात पर निर्भर थे। और जब हम किसी से कोई खासकर रक्षा उपकरण लेते हैं तो फिर हमारी तमाम मजबूरी होती है, तमाम बंदिशें होती हैं और तमाम शर्तें होती हैं। भारत अब रक्षा उत्पादन कर रहा है और निर्यात भी कर रहा है। इनोवेशन हो रहे हैं बहुत सारे। ब्रह्मोस की हमारी सफलता की कहानी रही है। हमने ब्रह्मोस में दिखाया है कि कितनी सटीकता के साथ हम जो है अपना निशाना साध सकते हैं। और उसके बाद ब्रह्मोस अब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ी एक शक्ति के तौर पर देखी जा रही है। उसके कई देशों ने उसके बाद उसकी डिमांड भी की है। ब्रह्मोस के साथ साथ अगर हम देखें तो एक उद्यमिता का वातावरण तैयार होता है, जो पहले हम प्राइवेट सेक्टर उसमें आ गया है निश्चित तौर पर। और बहुत सारे अब जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उसमें आ रहे हैं और इस क्षेत्रों को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सरकार ने, संजीव जी, इस सरकार में ये भी एक फोकस रहा कि हम जो एक तरह से जो मतलब इंपोर्टर की बजाय हम एक्सपोर्टर की भूमिका में आए। जहां तक हो सके हम ज्यादा से ज्यादा अपनी वेपनरी यहीं पे मेक इन इंडिया, मतलब डिफेंस में भी मेक इन इंडिया को फोकस किया गया, जो अब दिखाई भी दे रहा है। और अगर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर की बात करें तो यहाँ पर भी उद्यमिता के जरिए जो मेक इन इंडिया है या MSMEs को किस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है, स्टार्टअप इंडिया अभियान है, इसके जरिए बहुत एक उद्यमिता का माहौल तैयार हुआ है, हम कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस देश में 1 लाख के आसपास अगर हमने नए स्टार्टअप्स हमने अगर खड़े कर लिए, तो यानी कि सोचिए हमने देश में MSME को लेकर के और स्टार्टअप्स को लेकर किस तरह का इकोसिस्टम बनाया है कि आज हमारे यहाँ 1 लाख जो है नए स्टार्टअप्स हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से हम नई यूनिकॉर्न्स तैयार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं और किस तरह से हम जो है स्टार्टअप इंडिया के जरिए हम अपने MSME सेक्टर को खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस इस चीज़ पे रहा है, चाहे डिफेंस सेक्टर रहा हो या दूसरे सेक्टर्स भी रहे हो, हम अपना यहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप करेंगे मेक इन इंडिया के जरिए, ताकि हम यहाँ चीज़ें तैयार करें और बाहर उनको बेचें। जी बिल्कुल। तो किस तरह से अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, तो अलग अलग वर्गों को टारगेट करके एक लक्ष्य के साथ काम किया गया है। और जो एक खूबसूरत बात रही है कि पहले लोग जाते थे योजनाओं के लिए सरकारी विभागों में, अब सरकार और सरकारी अधिकारी जो है वो जनता के द्वार तक पहुँचे, जो हमने देखा। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ ये जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे मेहमानों ने किस तरह से बताया कि एक माहौल जो बना हुआ है, बहुत ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, जहां हर कोई अपने आप को आत्मविश्वास में पाता है, सिर्फ लाभार्थी ही नहीं बल्कि वो एक अधिकार के तौर पर भी, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो और डिजिटल इंडिया अभियान ने
समाज के हर वर्ग को, दूर दराज क्षेत्रों को, मेट्रो सिटीज़ को, हर किसी को कनेक्ट किया है और भारत विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।